नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मेजर बलवंत का एक मज़ेदार उपन्यास, मौत की शतरंज पार्ट 3। इतने घबराओ मत, कुछ ही घंटों में हम इस जिम्मेदारी से बरी हो जाएंगे। तुम्हें मालूम है ना, खन्ना के 2 बदमाश हत्यारे उनकी तलाश में हैं। मैंने एक कश लिया, वह बहुत चौकन्ना होगा। हो सकता है कि जिस समय हम उससे सौदा कर रहे हों, उसके दोनों आदमी तुम्हारे फ्लैट की तलाशी लेकर उन्हें बरामद कर ले। वह जोर से हंसा। मैं परेशान हो गया। ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी समझ पर हंस रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि उन्हें मैंने इस तरह रखा है कि वे किसी भी खोजी की कल्पना में भी नहीं आ सकते। सक्सेना कहे गया, हर रोज़ मैं उन्हें खुली सड़क पर घूमने भेज देता हूँ। बाकी वक्त जब वे खत मेरे घर में होते हैं तो इस तरह होते हैं कि वहाँ तक आदमी का दिमाग भी नहीं जा सकता। खुली सड़क पर? तुम्हारा दिमाग तो सही है। एकदम सही, उसने उत्तर दिया। वे खत बुलबुल के कैनवस स्कूल बैग में है। उसका कैनवस थैला दोहरा है। बुलबुल स्कूल जाती है तब वे उसके साथ खुली सड़क पर होते हैं। घर में सरेआम पड़े रहते हैं। तुम बहुत होशियार हो। मैंने मुस्कुराकर उसे सिगरेट ऑफर की। थैंक यू। उसने सिगरेट जला ली और बड़े गर्व के साथ बोला, मैंने कहीं पढ़ा था कि बहुमूल्य वस्तुओं को बेहद सुरक्षित रखने का सबसे बढ़िया उपाय है उन्हें ऐसी जगहों पर रखना जो बेहद मामूली होती हैं। मानता हूँ, मैंने सक्सेना की सराहना की। मैंने सुना था कि जब गल्लों की शक्ल खच्चर बिकते हैं तो उनकी भीड़ में मिल गए घोड़े को भी खच्चर समझकर सस्ते भाव बेच दिया जाता है, और जब पता चलता है तब मालूम होता है कि सुपर किस्म के गधों की भीड़ में कितनी कीमती चीज़ भी आ गई है। क्या मतलब? वह हिनहिनाया। यही कि तुम इसी तरह के एक घोड़े हो जो खच्चरों की भीड़ में अब तक पहचाने नहीं गए थे। मैं हंसा, पर घोड़ा घोड़ा ही होता है। वह खुश हो गया था और मैं बुलबुल के बारे में सोच रहा था। वह इस समय स्कूल में होगी और वे कीमती खत खुले में पड़े होंगे। हम डिफेंस कॉलोनी के करीब पहुंच रहे थे। सहसा मैंने सवाल किया, अपर्णा 2 लाख पर तैयार है ना? हाँ, पर जब हमें ज़्यादा मिल रहा है तो फिर भी हमें दोनों जगह पैर फंसाकर रखना चाहिए, मैंने बात काटते हुए कहा। और जितनी जल्दी हो आज ही रात तक ये झंझट इन दोनों जगहों में से किसी एक जगह निपटा देनी चाहिए। वह मुझे देखने लगा। उसके चेहरे पर सोच और गंभीरता थी। सहसा बोला, तुम ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोचता हूँ। हमें अपर्णा से भी वक्त तय करना चाहिए। बिल्कुल, मैं बोला। अभी हम लोग खन्ना के यहाँ पहुँचने से पहले कॉफ़ी पियेंगे और वहीं से फ़ोन करके अपर्णा को वक्त दे देंगे। हमने यही किया। टेबल पर आकर वह कॉफ़ी का ऑर्डर देने के बाद फ़ोन करने चला गया। मैंने जाते जाते समझा दिया था, जरा देर तक उसे कॉन्फिडेंस में लेकर बातें करना। काउंटर कुछ दूर था। इस रेस्तरां में 3 और दरवाजे थे। उसके लोप होते ही मैं अपनी जगह से उठा और लगभग दौड़ता हुआ पास के जनरल स्टोर में पहुंचा। मैंने कांपते स्वर में पूछा, प्लीज़ मुझे एक फ़ोन करने देंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उंगलियों में कुछ अस्वाभाविकता पैदा हो गई थी और वे रह रहकर कांप उठती। मैंने जल्दी जल्दी नंबर डायल किया और हड़बड़ाती आवाज़ में कहा, नादिरा? हाँ, मैं समझ गई, बोलो। सक्सेना की बेटी बुलबुल और उसके स्कूल को तो जानती हो ना? मैंने फुसफुसाते स्वर में कहा। मेरी नज़रें चौकन्नेपन से इधर उधर घूम भी रही थी। हाँ हाँ, क्या बात है, सब जानती हूँ। तो सुनो, मैंने जल्दी जल्दी कहा। उसके कैनवस बैग में 2 परतें हैं। इसी वक्त यहाँ से निकलो और किसी तरह उसके पास पहुँचकर उसमें से भी खत निकाल लो। और सुनो, उनकी जगह खाली कागज़ रख देना। ओके, अभी निकलती हूँ। उसकी उत्साहित आवाज़ आई। ठीक। गोपी रेस्तरां? मैं वहीं मिलूंगी, सामान के साथ। उसने लाइन काट दी। मैंने जल्दी से 1 का नोट दुकानदार को दिया और बाहर निकला। सहसा मैं कुछ घबरा गया। मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने देखा, दड़ियल और श्यामा से टकराते टकराते बचा था मैं कतराकर जाने लगा। सुनो दोस्त, वह बोला। उसने हौले से मेरी बाँह थाम ली। क्या है? मैंने साहस बटोरा। गुर्रा पड़ा। दड़ियल हंसा। कोई बात नहीं, जाओ। अचानक उसकी आवाज़ कड़वी हो गई। हमें मालूम है कि इस वक्त तुम्हारा भाव ऊंचा चल रहा है। उसने बाँह छोड़ दी। मैं लड़खड़ाती चाल में
जब रेस्तरां में पहुंचा तब मैंने देखा दोनों कॉफ़ी टेबल पर रखी थी और दूर काउंटर पर खड़ा हुआ सक्सेना रिसीवर कान से लगाए हुए कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मैंने पसीना पोंछ लिया और उखड़ाव बटोर कर निश्चिंत हो गया। मैं बहुत खुश था और मुझे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ, एक पंछी की तरह हल्का होकर। तभी सक्सेना आ पहुंचा। क्या कहती है? वह इंतज़ार करेगी। उसने बैठकर प्याला उठा लिया और सिप करने लगा। हम में बातचीत नहीं हुई। 9 बजने को थे। जल्दी जल्दी कॉफ़ी के घूंट गले उतार कर हम लोग उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद हम कुलदीप राय खन्ना के शानदार बंगले के फाटक पर थे। कुलदीप राय खन्ना का बंगला बाहर से जितना शानदार था, भीतर से भी उतना ही खूबसूरत और आलीशान था। उसमें महंगा फर्नीचर लगा हुआ था और बेशकीमती कालीन बिछे हुए थे। कुलदीप राय खन्ना दुबला पतले चेहरे वाला आदमी था। उसकी आंखें अंदर को धसी हुई थी। उसने होठों में सिगार दबा रखा था और वह बेहतरीन आराम कुर्सी में धंसा हुआ था। उसकी दाईं ओर एक खूंखार बुलडॉग बैठा हुआ था। जैसे ही हम दोनों ने कमरे में प्रवेश किया, उसने नथनों से गुर्राहट करके अपना चौड़ा मुंह कुछ इस तरह फाड़ा था कि एक पल को मेरा बदन सिहर उठा। सक्सेना के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। खन्ना ने अपनी धसी हुई आंखें हम दोनों की ओर ठहरा दी। ना वह अपनी जगह से हिला, ना मुस्कुराया, ना ही कुछ बोला। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। फिर सक्सेना ने भयभीत स्वर में फुसफुसाकर मुझसे कहा, मुखर्जी, इसे तुम ही संभाल लो। यह आदमी मुझे पसंद नहीं आया। यह मुझ पर छोड़ दो। कॉरपोरेशन वालों की पसंद नापसंद कुछ नहीं होती। मेरे लिए सब ठीक है। बात पूरी करते ही मैं एक झटके से मुड़ा। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना। उसने हल्के से सिर हिलाया। लगा जैसे बल का सूखा पुराना पेड़ खड़खड़ाया हो। फिर उसका दायां हाथ दोनों उंगलियों में सिगार दबाकर हौले से दाईं ओर हिला, जिसका मतलब था कि हम लोग बैठ जाएं। हम बैठ गए। मैंने देखा सक्सेना बुरी तरह नर्वस हो रहा था। उसकी भयभीत निगाहें लगातार उस खतरनाक और खूंखार चेहरे वाले बुलडॉग पर लगी हुई थी। कमरे में गहरी शांति, या कहना चाहिए सन्नाटा फैला हुआ था। यह सन्नाटा मरघट की रात से कम डरावना नहीं था। मुझे खन्ना नाम का यह आदमी वकील से ज़्यादा अंग्रेजी फिल्म का विलन नजर आया। मैं पहली बार उसे देख रहा था और अब इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि यह आदमी किसी से हत्या करवा ही नहीं सकता, खुद भी कर सकता है। इस समय हम दोनों ही एक तरह से उसकी चंगुल में थे। यह समझ लेना भी कठिन नहीं था कि इस बंगले में यह सन्नाटा यूं ही नहीं है। यहाँ जरूर प्रेतों की तरह अनदेखे लोग मौजूद होंगे और वे उस बुलडॉग से कम नहीं होंगे, जिसके फटे जबड़े वाले ब्राउन काले मुंह से रिस रिस कर लार नीचे के कालीन पर गिर रही थी और जिसकी पीठ पर हौले हौले सूखा कंकाल जैसा हाथ घूम रहा था। मैंने उस कुत्ते पर निगाहें ठहराए हुए कहा, मुझे लगता है मिस्टर खन्ना, आपको कुत्तों का बहुत शौक है। फिर मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और मुझे जल्दी ही मालूम हो गया कि मुस्कुराने के बजाय मैं अपने चेहरे पर एक बेहुदा खिसियाहट ही पैदा कर सका था। खन्ना ने सिगार ऐश ट्रे पर रख दिया। उसके बहुत पतले शरीर से वह आवाज़ निकली जो मैंने फ़ोन पर सुनी थी। यह आवाज़ इसी तरह थी जैसे बांसुरी से ढोल गरज रहा हो। उसने कहा, हाँ, मेरे पास ऐसे 6 कुत्ते हैं। खुशी की बात है, मैंने मुंह पिचकाकर कहा, पर मेरे पास एक भी कुत्ता नहीं है मिस्टर खन्ना। उसका सूखा चेहरा ज़्यादा ही खुरदरा हो गया। उसने कहा, हमें काम की बात करनी चाहिए। आप ठीक कहते हैं, हमें काम की बातें ही करनी चाहिए। तुम ही मुखर्जी हो? जी, मैं बोला। फिर मैंने सक्सेना की ओर देखा। वह अब भी फटी फटी निगाहें उस कुत्ते पर गड़ाए हुए था। यह आदमी डरपोक लगता है, खन्ना बोला। उसने सिगार उठा लिया और जल्दी से एक कश खींचा। जी हाँ, मैंने उसका समर्थन किया। आप ठीक कह रहे हैं, ये डरपोक है। खन्ना के सूखे चेहरे में एक आड़ी दरार सी पड़ी। मुझे लगा कि वह मुस्कुराया है। अजीब बात है, वह बुदबुदाया। इसमें अजीब कुछ नहीं है मिस्टर खन्ना। जब आदमी किसी अजनबी कुत्ते के सामने होता है तो इसी तरह डरने लगता है। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। उसके नथुने फूले बैठे। हमें काम की बात करनी चाहिए। बेशक, मैंने स्वीकार किया। खन्ना उठ खड़ा हुआ। मैंने देखा वह काफ़ी लंबा था, शायद 6 फुट से भी ज़्यादा, और ऐसा लग रहा था जैसे एक शुतुरमुर्ग कालीन पर खड़ा हुआ हो।
पहले तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए मुखर्जी कि ब्लैकमेलिंग एक भयंकर और घिनौना अपराध है और ब्लैकमेलर अक्सर गच्चा खाए जाया करते हैं। आप सही कह रहे हैं, मैंने जवाब दिया। ब्लैकमेलिंग में 10 साल तक भी सज़ा हो सकती है और सज़ा तभी होती है जब गच्चा खाया जाए, और गच्चा वही खाते हैं जो गच्चा देने के काबिल नहीं होते। तो तुम 5 लाख चाहते हो? मिस्टर खन्ना, असल बात यह है कि इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, पर उसके चाहने से कुछ नहीं होता। सब कुछ हालात पर निर्भर होता है, और आप भी जानते ही होंगे कि मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, वह बोला। शुतुरमुर्ग को मैंने जीवन में पहली बार कालीन पर चलते हुए देखा और यह एक रोमांचक अनुभव था। फिर शुतुरमुर्ग बोल भी रहा था और यह भी मेरे लिए एक रोमांचक अनुभव ही था कि मैं शुतुरमुर्ग के मुंह से शेर की दहाड़े सुनूं, और वे मैंने सुनी। देखो मुखर्जी, तुम्हें जिस तरह वह चीज़ मिल गई है उसी तरह तुम्हें मैं 1 लाख दे सकता हूँ। ज़्यादा खींचूंगा तो 2 लाख कर लूँगा, और मेरा ख्याल है यही तुम्हारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इसके कि तुम पर हर सुबह शाम जूते डंडे बरसते रहें और तुम घावों से मक्खियाँ भगाते हुए घिसटते रहो। सहसा खन्ना मुड़ा। उसने सिगार सुलगाया और पूछा, क्या सोचते हो? सोचना क्या है, मुझे मंजूर है, मैं बोला। और तभी मैंने देखा कि सक्सेना ने एकदम मुझे देखा। उसकी आंखें जल रही थी, उसकी सांस तेज हो गई थी, उसके होंठ पहली बार खुले। मगर मुझे ये मंजूर नहीं है। खन्ना की धसी हुई आंखें इस तरह उबल आई जैसे 2 तिलंगे सूखे घास में जा पड़े हों। उसने एकदम धड़धड़ाकर कहा, यह क्या बदतमीजी है? वह मेरी ओर मुड़ा। मुखर्जी, तुम्हारे साथ वाला ये आदमी तुम्हारा दोस्त है या बाप? आपको गलतफहमी हुई है मिस्टर खन्ना। मेरा बाप इतना ज़्यादा काबिल नहीं था। यह तो मेरा दोस्त है। यह डरपोक नहीं है, बदमाश है, और मेरा ख्याल है कि ब्लैकमेलर यह है, तुम नहीं। खन्ना की घुसी हुई आंखों में मैं अजब सी चमक देख रहा था। आपने ठीक ही समझा है, मैं इसका पार्टनर हूँ। नंबर 2, सिर्फ डीलिंग करना मेरा काम है। फाइन, तब इससे कहो कि ये खामोश रहे, खन्ना बोला। यह मुझे खामोश नहीं कर सकता खन्ना साहब। अचानक सक्सेना जोर से बोल पड़ा था। माल मेरे पास है, यह कुछ भी बकवास करता रहे, दाम तय कर ले, होगा वह जो मैं चाहूँगा। सौदा करना है तो 5 की बात करो। मैंने सिर पिटाकर कहा, आप इसकी बातें मत सुनिए मिस्टर खन्ना, ये डरपोक ही नहीं बेवकूफ़ भी है। पर माल इसके पास है मुखर्जी, और मुझे कहना पड़ेगा कि बेवकूफ़ तुम हो। खन्ना हंसा, और अब मैं सौदा इसी से करूँगा। मैं कसमसा उठा। मैंने बुदबुदाकर सक्सेना से कहा, बेवकूफ़ आदमी, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। बकवास तुम कर रहे हो, वह उबलने लगा था। 2 में अगर सौदा करना होता तो मैं उसी से फाइनल कर चुकता। मैं तुम्हें समझदार आदमी समझता था, पर देखता हूँ कि फालतू बातें मत करो, खन्ना ने झुंझलाकर कहा। मैं चुप हो गया। मेरा चेहरा बुरी तरह पिट गया था। यह चेहरा साफ जाहिर कर रहा था कि सक्सेना के व्यवहार ने मुझे एक बेसिर पैर का आदमी साबित कर दिया है, और यह समझ पाना खन्ना जैसे शातिर आदमी के लिए कठिन नहीं था कि मैं उसके लिए बेमतलब हो गया हूँ। थोड़ी देर के लिए उस हॉल में फिर मरघट उतर आया था। अगर कोई चीज़ जिंदा थी तो उस बुलडॉग का लगातार हाँफना। तभी खन्ना की आवाज़ गूंज गई, तो माल तुम्हारे कब्जे में है मिस्टर। मुझे गोपाल सक्सेना कहते हैं। वह उत्तेजित सा बोलने लगा। माल मेरे पास है, जो बात करनी है मुझसे करो। कल तुम्हें जो फ़ोन मिला था वह भी मेरा ही था, और इस बेवकूफ़ के पास इसके नाम और बातों के सिवा कुछ नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, यह मेरे लिए सचमुच शर्म की बात है कि इतना मैंने पहले ही क्यों न समझ लिया, खन्ना ने जवाब दिया, और फिर उसी कुर्सी में घुस गया। उसने मेरी ओर देखा। मुखर्जी, तुम बाहर बरामदे में बैठो, वहाँ से सड़क बहुत खूबसूरत नज़र आती है, पर सड़क सिर्फ देखनी ही होगी तुम्हें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकोगे। तुम्हारे दोनों परिचित दोस्त भी बरामदे में ही तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं उठा, चुपचाप चला आया। मैंने देखा बरामदे में श्यामा और दरियल खड़े हुए थे। उनके चेहरों पर अजब सी अर्थ भरी मुस्कानें थीं। मुझे लगा जैसे वे इन मुस्कानों के साथ मुझे भी अपनी बिरादरी में शरीक हो जाने पर स्वागत कर रहे हैं। मैंने अपने आप को अपमान के लावे में जलता धधकता हुआ महसूस किया, पर तुरंत ही मुझे लगा
कि उनसे उलझना महज मूर्खता हो सकती है। कुछ ऐसी ही कोशिश जैसे मैं लंगूरों के पिंजरे में पहुंचकर उन्हें चिढ़ा दूं। मैंने जवाब में उनसे कही चौड़ी मुस्कानें चेहरे पर पैदा की और कुछ उन्हीं की चाल में पास पहुंचकर कहा, अब मैं अपने आप को हल्का महसूस कर रहा हूं। सिगरेट है तुम्हारे पास? मेरी निगाहें उन पर गड़ी हुई थी और यह समझना कठिन नहीं था कि मेरी बात ने उन पर कैसी प्रतिक्रिया की है। वे समझ चुके थे कि मैं उन्हीं की जमात में शरीक हो जाने की सूचना कर रहा हूँ। दरियल ने जेब से 4 मीनार का पैकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ाया। लो, हमें खुशी है कि तुमने समझदारी से काम लिया है। बॉस बढ़िया आदमी है। हाँ, बहुत बढ़िया है। मैंने सिगरेट सुलगाई और बुदबुदाया, उसके पास 6 कुत्ते हैं। तुम्हारा दोस्त भीतर क्या कर रहा है? श्यामा ने सवाल किया। वह असली आदमी है, माल उसी के पास है, सौदा पूरा कर रहा है, मैंने जवाब दिया। फिर इसके पहले कि उनमें से कोई ज़्यादा गहरा सवाल उठाए, मैंने सराहना के भाव से उन दोनों को देखा और बोला, तुम जैसे काबिल लोग अगर इसके पास ना हो तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा, सहसा गंभीर हो गए। दरियल ने कहा, उसके बिना हम भी बेकार हो सकते हैं। उसके पास कुछ फन है और हमारे पास कुछ अलावा फन है। समझ सकता हूँ, तुम लोग कातिल बदमाश हो और वह कानूनी बदमाश है। बेवकूफ़ी और समझ एक साथ मिल जाए तो सुपर किस्म का क्राइम मिक्सचर तैयार हो जाता है। क्या मतलब? श्यामा भुनभुना उठा। मतलब यह है कि तुम दोनों बहादुर हो और बॉस के पास दिमाग है। जब इन दोनों चीज़ों का मेल हो जाए तो दुनिया का बड़े से बड़ा काम हो सकता है। मेरा मतलब है कि बढ़िया प्लानिंग की जाए तो बैंक लूटे जा सकते हैं, नकली दवाइयाँ बनाई जा सकती हैं, स्मगलिंग की जा सकती है, कार चोरियाँ हो सकती हैं। एक पल थमकर मैंने उनके चेहरे की प्रतिक्रिया देखी और बोला, आसानी से तीनों लोग 10-20 लाख का धंधा कर सकते हैं। 10-20 लाख? उन दोनों के मुंह से एक बुदबुदाहट उठी। 10-20 बड़ी बात समझते हो? मैंने इस तरह कहा जैसे उन्हें मूर्ख जाहिर किया हो। अब मुझी को लो, मेरे हाथ पैर ठीक से काम नहीं करते, सिर्फ दिमागी सर्कस से 3-4 के बीच सौदा किए ले रहा हूँ। अगर मेरे साथ तुम जैसे आदमी हो तो मैं सारी दुनिया की दौलत घुमा सकता हूँ। वे चुप थे, उनकी आंखें छोटी बड़ी होती हुई कभी मुझे और कभी एक दूसरे को देख रही थी। मुझे यह समझते देर नहीं लगी कि मैं उनके भीतर खन्ना की अपेक्षा ज़्यादा जगह पैदा कर चुका हूँ। पिछले इत्तेफाकों और इस बातचीत ने यह साबित कर दिया था कि मेरे पास दिमाग है और वे देख रहे थे कि उनका शातिर वकील बॉस मुझ जैसे आदमी से सौदा करने पर लाचार हुआ था। उन्होंने महसूस किया जैसे बेशक मैं उनके बॉस से कहीं ज़्यादा चुस्त चालाक हूँ। सिगरेट की कश लेता हुआ मैं उनकी ओर मुस्कुरा रहा था। सहसा दरियल ने गंभीरता से सवाल किया, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अगर हम लोग मिलकर काम करें तो कहीं ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने एक टुकड़ा फेंका। मैं जानता था कि अगर मेरे ऑफर पर ज़्यादा सॉस लगा हुआ न लगा तो वे उसे उठाकर थप्पड़ के साथ मुझे वापस कर सकते थे और ये पिंजरा उनका था, मैं कुछ भी न कर पाता। पर यह देखकर मुझे जरा खुशी हुई कि वे एक दूसरे को देखने लगे थे। फिर श्यामा ने बुदबुदाकर कहा था, यानी तुम्हारे पास कोई स्कीम है? हाँ है, हमेशा ही रही है, पर मैं पिछले 2 साल से ठंडा पड़ा हुआ था। एक तो मेरी जेब खाली थी, यानी मेरे पास स्कीम को कारगर ढंग से चलाने के लिए लागत भी नहीं थी। दूसरे, मेरे साथ सही साथी भी नहीं थे। वे सोच में थे। दरियल ने आंखें छोटी करके सवाल किया, ये जो आदमी तुम्हारे साथ है किस किस्म का आदमी है? ठीक ही है, पर ये छोटे मोटे कामों के लायक है, हाथ पैर इसके पास भी नहीं है, मैंने निराशा के साथ कहा। वे कुछ देर चुप रहे। मैं सिगरेट की कश लेता हुआ बैठा रहा। मुझे हर पल यह ध्यान था कि वे मेरे शब्द जाल में उलझते जा रहे हैं। मैंने उनकी पुतलियों को खास तरह भाव मुद्राओं में थिरकते टहलते देखा। वे बेचैन हो गए थे। अचानक दरियल बोला, पर तुम वकील नहीं हो। बॉस हमें 2 बार कत्ल के केसों से बचा चुका है, उसके एहसान है हम पर। कत्ल केस से कानून बचाता है, जिसे हाथ में लेकर वकील घूमते हैं। वकीलों की इस देश में कमी नहीं है, उनके दाम होते हैं। वह काम कोई भी वकील कर सकता है, पर वकील अपने मुवक्किलों का उस तरह बेहिस्से इस्तेमाल नहीं कर सकता
जिस तरह तुम्हारा बॉस कर रहा है। यह कोई बहुत बड़ी उलझन नहीं है, इसे सुलझाना हम लोगों के लिए कठिन नहीं होगा। वे कुछ चिंतित हो उठे। उन्होंने चौकन्नेपन से इधर उधर देखा। हौले से श्यामा से कहा, इसका मतलब है कि हमें एक दोस्ताना बैठक करनी चाहिए। मैं तो यही ठीक समझता हूँ, फिर तुम्हारी मर्जी। हम कहाँ बैठ सकते हैं? मैंने उन्हें और फिर उस कमरे की ओर देखा जिससे सक्सेना और खन्ना की कभी हल्की और कभी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि मुझे जल्दी करनी चाहिए, शायद मामला इस पार या उस पार होने को ही होगा। मैंने फुसफुसाकर कहा, हम लोग शाम को 8 के बाद मेरे ही कमरे में मिल सकते हैं, फिर कहीं और चलेंगे। ओके, दड़ियल बोला। उनके चेहरों पर चमक थी। मैंने कर्मशः उनसे हाथ मिलाया। क्या तुम लोग मुझे जाने दोगे? यह होना तो नहीं चाहिए, श्यामा ने कहा, पर अब हम दोस्त हैं, तुम जा सकते हो। मैं हंसा। एक बार फिर हम तीनों ने दोस्ताना हाथ मिलाए और अगले ही क्षण मैं आराम से सिगरेट पीता हुआ सड़क पर था। फिर टैक्सी में, और टैक्सी गोपी रेस्तरां की ओर जा रही थी। अब मैं रेस्तरां में पहुंचा तो मैंने देखा गोपी मुस्कुराया है। उसने तपाक से आगे बढ़कर मेरी ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, सीधे किचन में जाकर स्टोर की तरफ निकल जाना, वहां तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैंने वैसा ही किया। यह एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक तख्त लगा हुआ था और जिस पर पुराना गद्दा और नई चादर थी। ठीक सामने 2 किस्म की कुर्सियां पड़ी थी। टेबल पर बियर की एक बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। मैंने देखा नादिरा अपनी मादक मुस्कान लिए हुए तख्त पर अधलेटी बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वह स्वागत की मुस्कान में मुस्कुरा उठी। मैं उसके ठीक सामने वाली कुर्सी में धंस गया जिसके हत्थे हिलते थे और जिन पर जगह जगह मैल की लकीरें खिंची हुई थी। मैं फौरन उससे खतों के बारे में जानना चाहता था। तभी भीतर से वेटर आया और सक पकाई हुई एक मुस्कान के साथ सलाम ठोकने के बाद उसने बियर की एक बोतल मेरे सामने रख दी। पूछा, इसके साथ क्या चलेगा साहब? सिर्फ ऑमलेट, मैंने जवाब दिया। वह लौट गया। मेरी निगाहें नादिरा पर जा ठहरी। वह जितनी मुस्कुराई उससे कहीं ज़्यादा उसकी आंखों में बियर के झाग नजर आने लगे। हौले से उसने अपना बैग खोला और मेरी तरफ एक पैकेट उछाल दिया। संभालो। मैंने कांपते हाथों से पैकेट के भीतर पड़े पत्र देखे। एक पत्र खोल लिया। कुछ पंक्तियां पढ़ते ही यह समझ पाना मेरे लिए बिल्कुल कठिन नहीं रहा कि ये पत्र अपर्णा के लिए क्यों और कहां तक कीमती थे। इन पत्रों में अपर्णा ने विनायक पटवर्धन के नाम अपने प्यार का सिर्फ इजहार ही नहीं किया था, उसके साथ की शामों का वर्णन भी कर रखा था। मुझे अनायास ही सक्सेना और अपर्णा की बातचीत याद हो आई, जिसके अनुसार अपर्णा के नाना ने वसीयत की थी कि किसी भी तरह के स्कैंडल की हालत में अपर्णा उनकी जायदाद से बेदखल हो सकती थी। और ये पत्र स्कैंडल नहीं, साक्षात प्रमाण थे। मैंने पैकेट अपनी भीतरी जेब में डाला और बियर के घूंट लेने लगा। गंदा छोकरा आमलेट की प्लेट सामने रखकर चला गया। थोड़ी देर चुप्पी रही। सहसा नादिरा ने एक अंगड़ाई ली और बोली, मुझे विदेशी कारें बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने सिर्फ उसे देखा, कुछ कहा नहीं। मैं समझ चुका था कि वह सपनों के आकाश में तैरने लगी है। तैर मैं भी रहा था, पर मुझे लगता था कि फिलहाल मैं सिर्फ रेत में हाथ पैर मार रहा हूँ। समुंदर हालांकि मेरे सामने पिछा हुआ था। वे खत मेरे सीने के पास धड़क रहे थे। मैं खुश था। इसके बावजूद मुझे मालूम था कि खुशियों का यह समंदर खन्ना किस्म के घड़ियालों से भरा हुआ है, जो पलक मारते ही मेरी टांग पकड़कर मुझे गहराई में खींच ले जाएंगे। इतना आसान मामला नहीं है, मैंने सोचा। तुम खामोश क्यों हो? नादिरा की आंखों में बेचैनी झलक आई थी। मैंने उसे देखा। इस बेचैनी और चिंता में वह मुझे बेहद खूबसूरत लगी। मैंने अपने बदन में हल्की सी उत्तेजना महसूस की। वह एक संपूर्ण स्त्री थी। स्वभाव, साहस, शरीर, व्यवहार सभी कुछ संयत थे। मैंने महसूस किया कि मुझे इसी तरह की जीवन साथी चाहिए, और अगले ही पल मैं जैसे रेत से समुंदर में उतर आया, कल्पनाओं के शीतल और सिहरा देने वाले जल से नहाया हुआ। अब मेरे पास नादिरा थी। इन पत्रों की शक्ल में 2 लाख रुपए थे, और उससे भी कहीं आगे शानदार फूलों के गुलदस्ते जैसा रंग बिरंगा भविष्य बिखरा हुआ था। मैं सनसनी से भर उठा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, मैं बुदबुदाया। मैं फौरन ही सब कुछ कर डालना चाहता हूँ। क्या करोगे?
वह बोली, करने को है भी क्या? तुम उसके पास जाओ और उससे कह दो कि तुम्हें 5 लाख चाहिए। वैसे तुम चाहो तो आगे भी बहुत कुछ कर सकते हो, पर मुझे डर लगता है। तुम जैसे भावुक लोग कई बार भावुकता में खरगोश से ज़्यादा उछाले नहीं ले पाते, और जिंदगी की कठिनाइयाँ पार करने के लिए आदमी में चीते की छलांग चाहिए। मैं उसे देखता रहा और समझने की कोशिश करता रहा। एक पल की खामोशी के बाद मैंने कहा, सुनो नादिरा, हम ना तो ब्लैकमेलर हैं, ना ही कोई अपराधी हैं, और हमें इस तरह सोचकर अपने आप को किसी बेहुदा चक्कर में उलझाने की भूल नहीं करनी चाहिए। मैं उससे सिर्फ ये कहूँगा कि 2 लाख दे और अपनी बला संभाल ले। नादिरा मुस्कुराई। मुझे लगा कि ये मुस्कान बहुत कुछ खन्ना से मिलती जुलती मुस्कान थी। उसकी गहराई, तीखापन, कटुता और विद्रूपता को समझ पाना आसान नहीं था। मैंने अपने बदन में सिहरन महसूस की। मुझे मालूम था कि नादिरा दौलत के लिए कुछ अजीब दीवानगी से भरी हुई है। जब जब पैसे का जिक्र आता है वह बदली हुई औरत लगती है। मैं उसके इस रंग से अक्सर घबरा जाया करता था और मुझे अपने ही भीतर चेतावनी महसूस होती थी कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा, मुखर्जी, तुम्हारे पिता और उनसे पहले उनके पिता क्या किया करते थे? क्या मतलब? मैं जानना चाहती हूँ। वह कुछ सख्त होकर बैठ गई। अब वह पत्थर की मूर्ति जैसी लग रही थी और उसकी निगाहें मुझ पर ठहर गई थी, एकदम निर्जीव होकर। ये निगाहें डरावनी थी। मेरे पापा स्कूल मास्टर थे और सुनते हैं कि उनके पिता भी गांव में पुरोहिताई किया करते थे। मैंने कुछ उखड़कर जवाब दिया। तभी वह जोर से हंसी। तभी मैं सोचती थी कि तुम ऐसे क्यों हो। वह मेरी ओर इस तरह देख रही थी जैसे उसकी किचन की नाली में कोई केंचुआ निकल आया हो। उसके चेहरे पर नफरत उभर आई थी। तभी तुम इस तरह की बातें करते हो। आखिर एक पुरोहिताई करने वाले का पोता और स्कूल मास्टर का बेटा, इससे ज़्यादा सोच ही क्या सकता है? उसने आखिरी शब्द इस तरह कहे जैसे मेरे चेहरे पर थूक दिया हो। क्या बकती हो? मैं बौखला गया। ठीक कह रही हूँ, वह बोली। अपर्णा कम से कम 10 करोड़ की मालिक बनेगी और ये खत उसे भिखारिन बना सकते हैं। हमारे पास ये खत है। अपर्णा हमें मुंह मांगे दाम दे सकती है। मैंने 5 लाख ऐसी रकम बतलाई है जिसे वह एक पल की देर किए बिना अदा कर देगी, और तुम 2 कह रहे हो। क्या यह बात जाहिर नहीं करती कि तुम सचमुच दान दक्षिणा पर जीने वाले खानदान के आदमी हो? उसने झटके से अपने उन खुले बालों को पीछे फेंक दिया जो उसके सीने पर लहरा रहे थे। नादिरा, मैंने उसे समझाने की कोशिश की, इस चांस ने तुम्हें अपराधी बना डाला है। तुम भूलती हो 2 लाख में 10-20 हत्यारे भी खरीदे जा सकते हैं, जबकि हमारे लिए एक ही काफ़ी होगा। जो मिल रहा है वह गनीमत है। समझ से काम लो। एक बार तुम्हें फिर बतलाती हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो। नादिरा ने भड़क कर कहा, जब तक ये खत हमारे पास हैं वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, बिगाड़ेगी भी नहीं। मैंने तो कितना कुछ सोचा था, पर तुम एकदम बोदे हो। बको मत, मैं चिल्ला पड़ा। फिर मुझे ख्याल हुआ कि आवाज़ बाहर पहुंच सकती है। मैंने अपने आप को संभाला। बक तुम रहे हो, वह उसी तरह कह गई। मैंने तो बहुत कुछ सोच लिया था, बहुत आगे तक, पर मैं देखती हूँ कि तुम जैसे आदमी में कितना मादा है, इसलिए मैंने 5 कहा। तुम क्या समझती हो हम उसकी जायदाद ही ले सकते हैं? मैं बौखला गया था। बेशक, हम चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ अकल चाहिए, और मुझे मालूम है वह अक्ल तुम में नहीं है। खानदानी तौर पर तुम गोदामों से मुट्ठी भर अनाज लेकर चहकने वाले आदमी रहे हो। तुम कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ भी नहीं। मुझे तो यह भी विश्वास नहीं है कि तुम 2 लाख भी कर सकते हो। उफ! उसने झुंझलाते हुए अपना माथा दोनों हाथों में थाम लिया। किस कदर बोगस आदमी को प्यार कर बैठी मैं एक पल उसे देखता रहा। नादिरा के स्वभाव की ये तेज तुर्शी मेरे लिए नई नहीं थी। मैंने अपने आप को कुचला और पूछा, अच्छा चलो, मैं तुम्हारे दिमाग से चलूँगा। बोलो, क्या सोचा है तुमने? वह मुझे देखने लगी। उसकी आंखें जलती हुई थी। अब बोल भी दो, करोगे? हाँ, ठीक है, उसने कहा। अब सुनो, हम क्या कर सकते हैं? थोड़ी सी हिम्मत और समझ से हम जिंदगी का रुख ही बदल सकते हैं। हमें वही बदलना है, तुम कहे जाओ, मैंने लापरवाही से कहा। पर वह गंभीर थी।
तो सुनो, तुम ये खत लेकर अपर्णा के पास जा रहे हो, जाना ही है। खत उसे दोगे, फिर उसे धिक्कारोगे कि वह एक घटिया लड़की है जिसने तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हें एक बेईमान आदमी समझा था, नीच और कमीना कहा, वगैरह वगैरह। एक पल वह थमी। उसके बाद अपर्णा हैरत से तुम्हें देखती रह जाएगी। तुम इसकी नौकरी उसके मुंह पर मार दोगे और कहोगे कि वह दौलत की भूखी है, और इस तरह की औरत प्यार के लिए भी भूखी रहेगी, कभी ईमानदारी के लिए और कभी इंसानियत के लिए, पर वह सब उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कि दौलत से ये सब खरीदा नहीं जा सकता। तुम हर शब्द सिनेमाई अंदाज में बोलोगे, सिनेमाई डायलॉग के साथ बोलोगे, धड़ल्ले से बोलोगे। ठीक है, समझ लो कि यह किया, मैंने कहा। पर अब मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा था। मुझे लगा कि वह कुछ विलक्षण और सचमुच कौतुकपूर्ण सोच रही थी। तुम लौटने लगोगे और वह तुम्हें रोकेगी, सिनेमाई अंदाज में, है ना? मैंने हंसते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह हिंदी फिल्मों में होता है। आदर्श हीरो के आदर्शों पर फिदा होकर हीरोइन उसे अपने दिल में बसा लेती है। यह झूठ नहीं है, नादिरा ने गंभीर होकर जवाब दिया था। बिल्कुल यही होगा, इसी तर्ज में। पर इसका अगला सीन तुम्हारे लिए घाटे वाला रहेगा। मैं मुस्कुराया, क्योंकि जब जब ऐसा होता है तब तब हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कहानी में इसके अलावा आगे और कोई सीन बन ही नहीं सकता। तुमने ठीक सोचा है, यही सीन होगा। मैं कुछ हड़बड़ा गया। यानी तुम सोचती हो कि मैं और अपर्णा शादी कर लेंगे? हाँ, ऐसा ही होगा। वह गंभीर थी। मैं समझ गया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। यानी तुम यह सोच चुकी हो नादिरा? तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ठीक से काम कर रहे हैं ना? हम एक दूसरे को चाहते हैं। हमारी जिंदगी, सपने, इरादे सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैंने अपने आप को कुछ बिखरता हुआ पाया। बेशक, पर मुखर्जी, यह मत भूलो कि कोई सपना, कोई इरादा, कोई मोहब्बत दौलत के बिना पूरी नहीं होती। तुम्हारी राय में? मैं गुस्से और नफरत से भर गया था उसके प्रति। उफ! देखो, तुमने कहा था कि तुम वह करोगे जो मैं कहूँगी। अब मेरी पूरी बात सुनो और समझो। रौबीले अंदाज में उसने कहा। ठीक है, कहे जाओ। आगे? तो शादी हो गई। तुम करोड़पति बीवी के पति होंगे, यानी करोड़पति, और उसके बाद हम फ्लर्ट करेंगे, यही ना? मैं चिढ़ गया। नहीं, उसने दबंग स्वर में कहा। हम आज भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, हमेशा करते रहेंगे। हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। उसका स्वर मादक हो गया था। उसकी आंखों में विश्वास लहरा रहा था। गरीब हो या अमीर, दुर्घटनाएं सबके साथ होती हैं। कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जब आदमी घटना स्थल पर ही खत्म हो जाता है, और ये दुर्घटनाएं किसी भी तरह हो सकती हैं। कार एक्सीडेंट, सिगरेट से बेडरूम में आग लग जाना, ज़्यादा वाइन पीकर बालकनी से गिर पड़ना, आत्महत्या कर लेना, बहुत से कारण होते हैं। जब ये दुर्घटनाएं घट जाती हैं और दुर्घटनाओं पर इंसान का वश नहीं है। वह थमी। उसकी आंखों में मैंने एक ऐसी चमक देखी जिसे मैं महीनों के उसके साथ में कभी नहीं देख पाया था। वह एक खूंखार हत्यारे की चमक थी। एक प्रेत का चेहरा था जिसके होठों से लहू टपकता है। मैंने घिघियाकर कहा था, हाँ, शायद तुम ठीक कहती हो। मैं कांपने लगा था। अब मैं सब कुछ तुम पर छोड़ रही हूँ। तुम जैसा चाहो कर सकते हो। वह उठ पड़ी थी। मैं भी उसके साथ हो लिया। जब नादिरा ने मेरी हथेली अपनी हथेली में ली तो मुझे लगा जैसे मैं बर्फ का एक ठेला हूँ जिस पर 440 वोल्ट का करंट समा रहा है और मैं पिघलता चला जा रहा हूँ। बाहर आते ही उसने कहा था, तुम अपर्णा के यहाँ जा रहे हो? हाँ हाँ। मैं लड़खड़ाता हुआ टैक्सी लेकर चल पड़ा था। इस नादिरा को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। यह चमक मैंने किसी भी बार उसकी पुतलियों में नहीं पाई थी, और वह इरादा मेरी कल्पना शक्ति से कई हजार मील परे की चीज था। मैं रह रहकर सिहरन महसूस करता रहा था। नादिरा सख्त है, यह मैं जानता था, पर नादिरा इस सीमा तक कोई खतरनाक अपराधी इरादा मन में सजो सकती है, यह मेरी कल्पना शक्ति से हमेशा ही बाहर रहा था। पर नादिरा मुझे प्यार करती थी, इस बात में भी कतई संशय न था। अगर ऐसा न होता तो वह इन खतों को मुझे सौंप न देती। वह खुद भी सौदा कर सकती थी।
मैं नादिरा को समझ नहीं पा रहा था, पर मैं डर गया था। सहसा मैंने महसूस किया था जैसे मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया हूँ, शायद इसलिए कि मैं जीवन में कभी प्रैक्टिकल आदमी नहीं रहा। बचपन में भी जब क्रिकेट खेलते समय अपने साथियों को देखता था तो मुझे हर पल लगता था जैसे अभी इनमें से किसी का सिर चटक जाएगा और वह हमेशा हमेशा के लिए पागल हो जाएगा। मैंने कभी क्रिकेट नहीं खेला, इसलिए न कि मैं डरपोक आदमी रहा हूँ, और मुझे लगा कि इसलिए सचमुच मैं डरपोक हूँ। आखिर इसमें उलझनी क्या है कि नादिरा की सोची हुई फिल्मी कहानी घटे और मैं करोड़ों का मालिक बन जाऊं, फिर उस कुल पर काबू कर लूं। दुर्घटनाएं होती हैं, होती ही रहती हैं। नादिरा ने कुछ गलत नहीं कहा। मेरी तबीयत कुछ संभलने लगी थी। मुझे डरपोक नहीं बनना चाहिए। ये अब तब तक सिर्फ कहानी है और तब तक कहानी ही रहेगी जब तक कि ये सच नहीं हो जाती। इस समय बेकार ही मैं अपना दिमाग खराब कर रहा था। फिलहाल मुझे याद रखना था कि मेरी जेब में खत है और जब तक ये खत मैं सही जगह नहीं पहुंचा देता मुझे घड़ियाल का डर है। इस विचार के साथ ही मुझे वह छुआरा किस्म का विलन खन्ना याद हो आया। क्या घटा होगा सक्सेना के साथ? मैंने थूक कर विचार छोड़ देना चाहा। जो भी घटे मुझे क्या लेना देना। सक्सेना ने जिस तरह की बदमाशी की थी उसे सजा मिलनी ही चाहिए, पर उसकी बीवी है, बच्चे हैं, मैं ऐसे नहीं सोच सकता था। मैं भावुक हो उठा। मुझे याद आ गया, नादिरा ने कहा था कि मैं भावुक आदमी हूँ और खरगोश की तरह छलांगे लगा सकता हूँ। बेकार बात है। मैंने खुद को संभाला। टैक्सी तेजी से बढ़ी जा रही थी। फिलहाल मुझे खत वाला बोझ हल्का करने के बाद सक्सेना का मामला सुलटाना था। खन्ना ने अगर सौदा कर भी लिया होगा तो सक्सेना मेरी प्रतीक्षा करेगा। यह तो उसके जहन में भी नहीं आ सकता है कि उसकी बेटी के स्कूल बैग से खत गायब हो चुके हैं। मैं मुस्कुरा उठा। रास्ते में मैं रुका। अपना सेविंग अकाउंट नंबर मुझे याद था। मैं उतर कर बैंक गया। लौटा। टैक्सी ने दायां मोड़ लिया। मैं हर विचार झटक कर सतर्क बैठ गया। 2 मिनट बाद टैक्सी अपर्णा के बंगले पर थी। मैंने भीतर बैठे बैठे ही बिल अदा किया, फिर फाटक की ओर बढ़ा। भीतर अपर्णा जी को जाकर बोलो। मुखर्जी साहब, वह कह चुकी हैं कि जैसे ही आए सीधे उनके पास पहुंचा दिया जाए। चौकीदार ने आदर के साथ कहा और मुझे गांगुली बाबू नजर आए। वे हाथ के इशारे से भीतर आने को कह रहे थे। मैं भीतर पहुंचा। अपर्णा बेडरूम में थी। मुझे गांगुली बाबू ने उसके कमरे के द्वार तक पहुंचाया। वह एक खूबसूरत गाउन पहने हुए एक और पड़ी सोफा कुर्सी में बैठी थी। उसके चेहरे पर नफरत और जलन के भाव थे। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा, उसने कुछ खरखराती हुई आवाज में कहा, सक्सेना कहाँ है? तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।